वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाग 1 को आपके साथ डिस्कस करेंगे। आशा है आप पूरे ध्यान के साथ इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसका जो पाठ प्रत्यय है उसमें हमें 4 चीजों के बारे में जानना है। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? पाठ का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए इस पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी स्थापना कैसे हुई उस पर हम विचार करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ यह हमारी चर्चा का विषय है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंग, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा भाग 1 है उसका पाठ प्रत्यय है, उसमें 4 बातों के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है ये। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है, ठीक है। और इसके चारों तरफ जैतून की पंक्तियां हैं, जैतून की पत्तियां हैं, ये जो शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। जैतून की पत्तियां ये किस चीज का प्रतीक मानी जाती है? शांति का, ठीक है। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं, यानी विश्व के चारों तरफ जैतून की पंक्तियां लगाई हैं इसमें। इसका मतलब है पूरे विश्व में शांति बनी रहे, इस तरह का प्रतीक चिन्ह संयुक्त राष्ट्र संघ का है ये, ठीक है। इसमें बीच में पूरी दुनिया का मानचित्र है और उसके दोनों तरफ जैतून की पंक्तियां हैं। जैतून की पंक्तियां शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल उद्देश्य है वो विश्व में शांति स्थापित करना है और उसी का प्रतीक है ये उसका चिन्ह। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए? क्या आवश्यकता है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, ठीक है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह इकाई है जो पूरे विश्व के देशों के द्वारा बनाई गई है, जहां पर वे अपने वैश्विक विवादों पर वार्ता कर सकें, सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और स्थिरता को भी बढ़ा सकें, ठीक है। जो पूरे विश्व के जो देश हैं उनके द्वारा इस संगठन का निर्माण किया गया है, ठीक है। और ये संगठन जो है इस तरह से है कि जो वैश्विक विवाद हैं, जो दुनिया के देशों में आपस में जो विवाद हैं, उन पर इस मंच पर बैठ करके वार्ता की जा सकती है। सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ शांति और स्थिरता को भी बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह मंच है जहां पर सदस्य देश आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जो भी बातें हैं वो इस मंच पर बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ की जा सकती हैं। समझौतों पर सहमति बनाई जा सकती है और सम्मिलित चुनौतियों को सामूहिक रूप से सुलझाने के लिए अवसर प्रदान करता है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें इस वजह से पड़ती है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह बहुपक्षीय इकाई होती है जिसे संप्रभु राष्ट्रों के द्वारा वैश्विक महत्व के विभिन्न मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। कोई भी यदि वैश्विक मामला है, किसी एक देश से संबंधित न होकर के पूरी दुनिया से संबंधित मामला है, तो उस पर भी विचार विमर्श इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में किया जा सकता है। यह संगठन देशों को एक ऐसा ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें वे साथ साथ आ सकें और
वैश्विक मामलों पर चर्चा कर सकें और अपने लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर साथ साथ काम कर सकें। तो इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनका महत्व क्या है? वैश्विक समस्याओं का समाधान, शांति और सुरक्षा, आर्थिक विकास, मानवीय सहायता, वैश्विक सरकार और कूटनीति एवं वार्ताएं। देखिए आप इसमें जो वैश्विक समस्याएं होती है उसे एक देश तो नहीं सुलझा सकता, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यदि कोई होता है तो वहां पर यह समस्या रखी जा सकती है और पूरी दुनिया के देश मिलकर के उस पर विचार कर सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक देशों के बीच में किसी बात पर अशांति होती है, झगड़ा होता है, तो यहाँ शांति और सुरक्षा के लिए भी सभी देश मिलकर के आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि कुछ देश ऐसे हैं जो बहुत अधिक विकसित है, कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है, तो उनके आर्थिक विकास के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जा सकते हैं। यदि कहीं पर मानवीय सहायता भेजनी है, मानवों को शायद, जैसे मान लो सपोज कहीं भूकंप आ गया, तो अब वह देश तो उस भूकंप से परेशान है, तो उस जगह पर मानवीय सहायता भेजने का कार्य जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर सकता है। ये एक तरह की विश्व की सरकार है, क्योंकि सभी विश्व के सदस्य देश, विश्व के देश जो है इसमें सदस्य हैं और इसकी बातें मानते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, तो ये एक तरह से विश्व की सरकार बन जाता है। और दूसरा कूटनीतिक एवं वार्ताएं, और जो भी आपस में विचार विमर्श किसी विषय विशेष पर होते हैं वो इस मंच पर होते हैं। तो अब निष्कर्ष क्या है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? सार रूप में हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग को बढ़ावा देने, आपसी जो सहयोग होता है उसको बढ़ावा देने, वैश्विक चुनौतियों के समाधान, जैसे अभी विश्व में एक ऐसी बीमारी आई थी कोरोना, उससे दुनिया के सभी देश प्रभावित थे, तो उस पर विचार करने के लिए, ठीक है, उसके समाधान के लिए भी ये जो है संगठन खड़ा हुआ। वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए, शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, यानी दो या दो से अधिक देशों में आपस में युद्ध ना हो, उसके लिए भी ये प्रयास करता है। आर्थिक विकास को सुविधा देने, यानी कोई देश यदि गरीब है तो उसके आर्थिक विकास के लिए सुविधा देने का काम भी ये संगठन करता है। और मानवीय सहायता को बढ़ाने, वैश्विक नियम स्थापित करने, पूरी दुनिया के लिए नियम भी बना सकता है, और कूटनीतिक समझौतों के लिए मंच प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ये संगठन राष्ट्रों की आज की दुनिया की परस्पर निर्भरता को एक तंत्र प्रदान करता है, ठीक है, और वैश्विक समुदाय को आपस में एकजुट करते हैं। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरी दुनिया के देशों को अपनी अपनी बात रखने का यहाँ पर एक मंच मिलता है, ठीक है। तो वार्ताएं चलती हैं, वार्ताओं से शांति बनी रहती है, लोगों का गुस्सा वार्ताओं में निकलता रहता है, बंदूक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है बहुत आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना एवं विकास, इसकी स्थापना कैसे हुई, ठीक है, और किस तरह से इसका विकास हुआ? देखिए, पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। अब देखिए, अब तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला। तो जो पहला विश्व युद्ध था जब हुआ, तो उसमें जो जनहानि हुई, जो जन और धन हानि उसमें हुई, उसको देख करके लोगों में आपस में ये भावना आई कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। तो जिसके कारण एक संगठन बना जिसे हम लीग ऑफ नेशंस कहते थे, ठीक है,
क्या कहते थे, लीग ऑफ नेशंस। इसका जन्म हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और प्रारंभ में मिली कुछ सफलताओं के बाद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रोक सका। इसे कुछ क्षेत्रों में सफलताएं तो मिली, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसे लीग ऑफ नेशंस नहीं रोक पाया, जिसमें पहले की अपेक्षा अधिक लोग मारे गए थे। ठीक, द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ उसमें अधिक लोग मारे गए थे, तो लीग ऑफ नेशंस उसे नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 45 तक, तो उसके तुरंत बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिस पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई तो 51 जो राष्ट्र थे उन्होंने इस पर साइन किए। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने की आशा से काम कर रहा है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े होते हैं उनको किसी तरह से रोका जाए और राष्ट्रों के बीच झगड़े के स्थान पर सहयोग की राह बनाई जाए। तो इस आशा से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कार्य कर रहा है। आपने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी एक संगठन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन लीग ऑफ नेशंस जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। जब वो द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद फिर लोगों ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें 51 देशों ने साइन किए और इसमें वो सुधार किए गए जो लीग ऑफ नेशंस में नहीं थी, वो शक्तियां इसको प्रदान की गई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकने और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाने की आशा से काम कर रहा है। प्राय झगड़े सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास किसी देश का नहीं होता है तो वहां पर जो है अशांति रहती है और उसमें ये झगड़े खड़े होते हैं। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है कि पूरी दुनिया के देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास हो, जिससे कि झगड़े ना पनपे। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। ज्यादातर विश्व के देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। इसकी आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। तो 193 देशों की इसकी एक आम सभा है और उस आम सभा में चाहे कोई देश कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई देश कितना भी छोटा हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार है। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं। पहला जो इसका संगठन था, क्या नाम था, आम सभा, उसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसमें 193 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार हासिल है। अब दूसरा जो इसका संगठन है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य स्थायी हैं जो हमेशा बने रहेंगे, बने आ रहे हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह देश जो है दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद सबसे ज्यादा ताकतवर देश थे। जब संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था उस समय यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश थे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य चुन लिया गया था और इनको नकारात्मक वोट देने का अधिकार भी है। और 10 सदस्य जो है वो 2 साल के लिए आम सभा चुनती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसके 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान प्रतिनिधि होता है, ठीक है, वो कौन होता है? महासचिव होता है, जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी। ठीक, और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, और 9वें महासचिव हैं ये आजकल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे कैसे हुई? देखिए, अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। कब? अगस्त 1941 में। जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसमें दो पार्टियां थी। एक धुरी शक्तियां थी जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे, और एक मित्र राष्ट्रों का संगठन था जिसमें 26 देश शामिल थे। तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले। वाशिंगटन क्या है? अमेरिका की राजधानी थी। और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो घोषणा है उस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, कब? दिसंबर 1943 में। दिसंबर 1943 में कहां पर? वाशिंगटन में। ठीक, जो 26 मित्र राष्ट्र थे उन्होंने, ठीक है, इसकी घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। अब फरवरी 1945 में क्या हुआ? तीन बड़े नेता कौन कौन से थे? अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत संघ का राष्ट्रपति स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। इन तीन लोगों ने, याल्टा सम्मेलन हुआ और उसमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। अब देखिए, अप्रैल मई 1945 में क्या हुआ? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका का एक शहर है, में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, 2 महीने लंबा सम्मेलन चला। उस पर विचार विमर्श किया गया कि संगठन किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ, जो अमेरिका का एक शहर है। अब 26 जून 1945 को क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। ठीक है, और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। तो इस तरह से कुल मिलाकर 51 देशों के हस्ताक्षर उस पर हो गए। किस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं? अब 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए 24 अक्टूबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस है। इसको संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही इसकी स्थापना हुई है। 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया।
जब उस समय पर भारत जो है आजाद देश नहीं था, अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारत की अपनी एक अलग एंटाइटी थी, अपनी एक अलग इकाई थी, इसलिए वह भी इसमें शामिल हो गया 30 अक्टूबर को। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, प्रमुख अंग। देखिए ये नीले रंग से जो दिखाई दे रहे हैं ये प्रमुख अंग हैं, इसमें 4 हैं, 2 आगे आएंगे। तो पहला है आम सभा, इसे जनरल असेंबली कहते हैं। 193 सदस्यों के प्रतिनिधि, सभी को एक समान वोट डालने का अधिकार है। प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। निर्णय को मानना या न मानना सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, इसमें 193 सदस्य हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। दूसरा जो संगठन है वो है सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक, ये स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो का अधिकार है, यानी नकारात्मक वोट डालने का अधिकार इनको है। 14 सदस्य यदि एक प्रस्ताव पास कर दें और एक सदस्य जो है वो वीटो कर दे तो वह प्रस्ताव चलेगा नहीं, वह प्रस्ताव माना नहीं जाएगा। ठीक है, उसको वीटो पावर कहते हैं। इसके 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 स्थायी हैं और 10 2 साल के लिए चुने जाते हैं। सभी सदस्य देशों में से 10 चुने जाते हैं क्रमवार। ठीक है, जिन्हें आम सभा चुनती है। ठीक है, और यदि कोई मसला है, उस मसले पर ये कोई प्रस्ताव पास करते हैं तो जिसमें 14 जो सदस्य देश हैं, यदि वो कोई प्रस्ताव पारित कर दें एक मत से, और एक देश जो स्थायी है, जिसकी स्थायी सदस्यता है, जिसको वीटो पावर प्राप्त है, वो उसे नकार सकता है। इस तरह की व्यवस्था इसमें रखी गई है। तो ऐसे 5 देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनको वीटो यानी निषेधाधिकार प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। आम सभा के जितने सदस्य हैं, जैसे 193 सदस्य हैं, तो इनमें से 10 सदस्य चुने जाते हैं क्रमवार 2 साल के लिए। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। इसमें जो निर्णय लिया जाता है सुरक्षा परिषद में, वो सभी सदस्यों को मानना होता है, जबकि आम सभा में जो निर्णय लिया जाता है वो बाध्यकारी नहीं है, कोई उसे माने या न माने। लेकिन सुरक्षा परिषद में जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्यकारी है। इसके बाद फिर तीसरा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिन्हें आम सभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत के द्वारा इनका चुनाव होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब चौथा जो संगठन है वो सचिवालय है। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है, इसमें रखा जाता है। जो भी कार्यवाही इसमें होती है उन सब के कार्यों के लिए यहाँ स्टाफ रखा जाता है, और ये स्टाफ पूरी दुनिया के देशों से रखा जाता है। ठीक है, इसका प्रधान महासचिव होता है। जनरल सेक्रेटरी जो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख चेहरा होता है, वो यहाँ का महासचिव होता है। ठीक है, और जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद और आम सभा
5 साल के लिए करती है। ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के महासचिव की नियुक्ति करते हैं 5 साल के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 15 है। उनका चुनाव कितने समय के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए। ठीक है। और कौन करता है? आम सभा और सुरक्षा परिषद करती है। सचिवालय का जो मुख्य अधिकारी होता है वो कौन होता है? महासचिव, जनरल सेक्रेटरी। और उसको भी सुरक्षा परिषद और आम सभा चुनती है, लेकिन कितने साल के लिए चुनती है? 5 साल के लिए। ठीक है। अब ये जो संगठन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे शोध और प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक विकास के लिए शोध, जिसे अनराइज्ड कहते हैं। ठीक है। वो आम सभा के द्वारा चुना जाता है और आम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। ये कार्यक्रम और कोष, व्यापार एवं विकास सम्मेलन, अंकटाड जिसे कहते हैं, वो आम सभा बनाती है। पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी और विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, ये आम सभा बनाती है और ये आम सभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। अब ये संबद्ध संगठन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। आप देख रहे हैं, इसके प्रति भी उत्तरदायी है, इसके प्रति भी उत्तरदायी है। अब ये सहायक निकाय होते हैं, जिसमें सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व यूगोस्लाविया, रवांडा, शांति संस्थापक अभियान और मिशन, ये जितने चलते हैं, ये सब सुरक्षा परिषद इन्हें बनाती है और सुरक्षा परिषद के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। इसमें 4 संगठन हो गए, 4 प्रमुख अंग हो गए। एक आम सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय। अब अगले में 2 और है। देखिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में जो सदस्य देश होते हैं, उनका चुनाव कौन करती है? आम सभा करती है। और ये 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए इसके 54 सदस्य हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद पूरी दुनिया में से सभी क्षेत्रों से चुनिए, इसके जो है सदस्य चुने जाते हैं, तो इसके 54 सदस्य हैं। और एक और 6वां संगठन है न्यासिता परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से ये परिषद स्थगित है। ठीक है। तो इस तरह से मुख्य अंग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 होते हैं। पहला आम सभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा सचिवालय, 5वां आर्थिक और सामाजिक परिषद, 6वां न्यासिता परिषद। ठीक है। अब देखिए, ये जो है यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनएचसीआर, डब्ल्यूएफपी, ये सभी संगठन जो है आम सभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये सहायक निकाय से समितियां और तदर्थ निकाय बनाए जाते हैं समय समय पर, ये भी आम सभा बनाती है और आम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन, ये भी आम सभा बनाती है और आम सभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। कुछ विशेष एजेंसियां हैं, इनको कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, ये बगैर वित्तीय सहायता के कार्य करती हैं। जैसे आईएलओ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन है डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन आईएमओ है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है आईटीयू है। तो ये सभी संगठन वित्तीय सहायता के बिना चलते हैं। ठीक है। और ये आर्थिक और सामाजिक परिषद से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और एक संबद्ध संगठन है आर्थिक और सामाजिक परिषद का, वो है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। तो इस तरीके से इसको यदि आप 1-2 बार और देखोगे बढ़िया तरीके से,
तो यह आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कितने संगठन हैं, कितनी उसकी एजेंसियां हैं और संगठन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और एजेंसियां कौन कौन सी हैं। उन एजेंसियों में कौन सी वित्तीय सहायता से चलती हैं और कौन सी वित्तीय सहायता के बिना चलती हैं, वो स्वयंसेवी संस्थान होते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड होते हैं। तो ट्रिगवेली हैं, ये नॉर्वे के थे, वकील और विदेश मंत्री थे। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था। कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त कराने में नाकामयाब रहने पर इनकी आलोचना भी हुई थी। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया में जब युद्ध हुआ था तो इसे रोक नहीं पाए थे और दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने इनका विरोध किया और इन्हें महासचिव के पद से त्यागपत्र देना पड़ा ट्रिगवेली को। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। फिर डैग हैमरशोल्ड थे, ये स्वीडन के रहने वाले थे, अर्थशास्त्री थे और वकील थे। स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत जब ये मर गए तो इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की थी। ठीक है, डैग हैमरशोल्ड। अब जो तीसरे थे वो यू थांट थे, ये बर्मा यानी म्यांमार के थे। शिक्षक और राजनयिक थे। राजनयिक उनको कहते हैं जो दूसरे देशों में सरकार नियुक्त करती है राजदूत की तरह से, उनको राजनयिक कहा जाता है। क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना भेजी इन्होंने और वियतनाम युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिका की आलोचना की है। ठीक है, ये कुर्त बाल्देहिम है जो 1972 से 81 तक रहे। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, कूटनीतिक थे और विदेश मंत्री थे ये ऑस्ट्रिया के। इन्होंने नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की इन्होंने और तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन ने विरोध किया। जेवियर पेरेज द क्वियार, ये पेरू के रहने वाले थे, वकील थे और राजनयिक। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए इन्होंने प्रयास किए। नामीबिया की आजादी के लिए, नामीबिया एक अफ्रीकन देश है, उसकी आजादी के लिए मध्यस्थता की इन्होंने। और फाकलैंड एक द्वीप है जो दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित है, उस पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच, जो अर्जेंटीना के समीप था, तो अर्जेंटीना उस पर अपना अधिकार जता रहा था, जबकि पहले से वो ब्रिटेन के अधिकार में था। तो इस पे जो मध्यस्थता की और फाकलैंड युद्ध को रोका, उसमें जेवियर पेरेज द क्वियार ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। बुतरस घाली, ये 1992 से 96 तक रहे, मिस्र के रहने वाले थे, राजनयिक थे, विधिवेत्ता थे और विदेश मंत्री थे मिस्र के। एन एजेंडा फॉर पीस नामक इन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। मोजाम्बिक एक अफ्रीकन देश है। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप लगे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनाने का विरोध किया। कोफी अन्नान, ये घाना के रहने वाले थे, अफ्रीकन कंट्री है घाना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी रहे थे ये। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक विशेष कोष इन्होंने बनाया था। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया था इन्होंने। 2005 में मानवाधिकार परिषद तथा शांति संस्थापक आयोग की इन्होंने स्थापना की और 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिला था। बान की मून, ये कोरिया के थे, दक्षिण कोरिया के। ये कूटनीतिक थे और विदेश मंत्री थे। इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला इन्होंने। ठीक है, और सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए इन्होंने काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया बान की मून ने। अब नौवे जो है वो अंतोनियो गुटेरेस हैं, जो 2017 से अभी तक हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं 1995 से 2002 तक, और यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं, हाई कमिश्नर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में रिफ्यूजीज के 2005 से 2015 तक, और सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष 1999 से 2005 तक रहे हैं। अभी वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। तो इस तरीके से ये महासचिव रहे हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को विभिन्न मुद्दों में जो है सर्वोपरि रखा है और समस्याएं सुलझाई हैं। इनके शांति प्रयासों को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है कई लोगों को, ठीक है, और कई ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 बार चुने गए हैं उनके कामों को देखते हुए। यह एक ह्यूमन राइट्स वॉच, यह एक अमेरिकी एनजीओ है, अमेरिकी संगठन है। यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है, ठीक है, मीडिया का ध्यान। इसने बारूदी सुरंग पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद की है। किसने? ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, और ये अमेरिका का संगठन है। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, यह भी एक एनजीओ है। यह पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानवाधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि एमनेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। सरकार जो अपने नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करती है, उस दुर्व्यवहार को ये जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल ज्यादातर रिपोर्ट बनाता है और प्रकाशित करता है। बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुछ वैतनिक हैं, कुछ अवैतनिक हैं, कुछ को जो है मदद मिलती है संयुक्त राष्ट्र संघ से, कुछ स्वयंसेवी संगठन है। इस प्रकार ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भाग 1 जो है पूरा होता है, ठीक है, और अगला भाग हम अगले दिन पूरा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।